हेलो दोस्तों, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन प्रयोक्तिक से आता ही आता है। और हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। कैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में, उसके बाद हम सबसे लास्ट में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला किंगडम है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिंग, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके सभी के अंदर जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो वेल डिफाइंड उसका न्यूक्लियस होता है, मतलब कि उसके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। उस मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक वाले हैं। मोनेरा क्या है? एक ग्रुप है। प्रोकैरियोटिक क्या है? एक सेल का टाइप है। और बैक्टीरिया जो है वो मेन मेंबर है, सोलो मेंबर है, मतलब कि इकलौता मेंबर है किसका? मोनेरा ग्रुप का। अब हम करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तीनों मिलकर के बनाते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तीनों का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, लेकिन तीनों जो है सेम प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में, फिम्ब्रिया के बारे में, पिलाई के बारे में, इंक्लूजन बॉडी जो कि फूड स्टोर करने का काम करता है, प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड जो कि डीएनए अपना डीएनए होता है बैक्टीरिया का। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स जो फ्यूचर में प्रोटीन बनाने के काम आता है। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर मतलब कि जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कलर वाले पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। और आता है जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की अंदर इनर फोल्डिंग को हम कहते हैं मेसोसोम्स। इनर फोल्डिंग को मेसोसोम्स करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइको मतलब कि वो केमिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कैलिक्स मतलब कि कवरिंग। जो बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किस चीज़ का बना होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? स्पेशल टाइप के पॉलीसेकेराइड होते हैं ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये जो CnH2n है ये सभी के अंदर बैलेंस नहीं होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड का ले लें हम, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये होता है कि वो जनरल फॉर्मूला को, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला को फॉलो तो करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, वो एसिड है। तो नया मतलब कि डेफिनेशन निकाला गया कार्बोहाइड्रेट का कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट में हम कार्बोहाइड्रेट मतलब कि एक प्रकार का शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड के अंदर शुगर को रखा जाता है, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, और भी सारे बहुत सारे ग्लूकोज होता है। उसके बाद होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों फूड स्टोर करने का काम करते हैं। स्टार्च फूड स्टोर करता है प्लांट के अंदर और ग्लाइकोजन फूड स्टोर करता है एनिमल के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पॉलीसेकेराइड जो कि शुगर की मॉडिफिकेशन से बना है, उसको हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड बना है शुगर के मॉडिफिकेशन से। अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैप्सूल और दूसरा होता है स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होता है वो थिक होता है, टफ होता है और ये प्रोवाइड करता है एबिलिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी। जिस बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल वाली ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होती है वो
आसानी से डिसीज कोज कर सकता है होस्ट के अंदर, क्योंकि ये होस्ट की इम्यूनिटी को धोखा देने का काम कर सकता है। होस्ट की इम्यूनिटी इस कैप्सूल वाले बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाती है। दूसरा होता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो होता है लूज होता है, स्टिकी होता है, और ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन से, मतलब कि सूखेपन से। एल्गी के अंदर हम देखते हैं कि उसके ऊपर चिपचिपी लेयर होती है। वो चिपचिपी लेयर किस चीज़ में हेल्प करती है? वो चिपचिपी लेयर पानी सूखेपन से बचाती है, पानी को प्रिजर्व करके रखती है। अब यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात हो गया। अब हम करते हैं सेल वॉल की बात। तो सेल वॉल जो होता है एनीमिलिया में नहीं होता, बाकी मोनेरा में होता है, फंजाई में होता है, प्लांटी में होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। जिस प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन। और पेप्टाइडोग्लाइकन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेजर होता है, मतलब कि हाई अमाउंट में होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और सेल वॉल भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि मोनेरा, प्लांटी, फंजाई सभी में सेल वॉल पाए जाते हैं, तो हाँ सभी में सेल वॉल पाए जाते हैं। प्लांटी और मोनेरा दोनों के अंदर सेल वॉल सेलुलोज के बने होते नहीं। प्लांटी के अंदर सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, लेकिन मोनेरा के अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल वॉल के रोल। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल एक रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा लूज होता है, लूजेबल मेम्ब्रेन होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जो लूज मेम्ब्रेन के बाहर अगर कोई रिजिड स्ट्रक्चर हो, वो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है उस स्ट्रक्चर को। तो सेल वॉल का पहला काम है कि वो प्रोवाइड करता है शेप, किसको? सेल को। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पानी घुस जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन मतलब कि फट नहीं जाता फूल के, उसको फटने से कौन बचाता है? सेल मेम्ब्रेन ही सेल वॉल ही बचाता है। ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग से। अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन हो, बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन हो, तो पानी हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ जाती है, जिसकी वजह से अगर सेल के अंदर बहुत सारा पानी भर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन फट सकती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को फटने से कौन बचाता है? सेल वॉल बचाता है। मतलब कि सेल वॉल ऑस्मेटिक बस्टिंग से भी प्रिवेंट करता है। और ये कोलैप्सिंग, बाई चांस पानी खत्म हो गया, पानी है ही नहीं, सारा का सारा पानी बाहर चला गया, तो ये कोलैप्सिंग से भी बचाता है। हम अचार के अंदर बहुत सारा तेल और नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि नमक जो होता है, नमक की वजह से बैक्टीरिया के अंदर जितना भी पानी है वो बाहर आ जाता है, और वाटर जो होता है वो पानी को रिपेल करता है एंजाइम्स को, जिसकी वजह से एंजाइम्स काम नहीं कर पाते और मतलब कि मर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज को हम केमिकली मॉडिफाई करते हैं, उस पर अमीनो ग्रुप चिपकाते हैं, तो क्या बन जाता है? अमीनो शुगर का हम एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब कि एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर देते हैं, तो क्या बनता है? नैग। और नैग पे जब हम मुर्मरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? नैम। तो नैग को फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल मुर्मुरिक एसिड। ग्लूकोज को मॉडिफाई किया जाता है नैग और नैम के में। अब हम पढ़ते हैं जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, इसलिए हम पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में पढ़ते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन कैसे बनता है? पेप्टाइड मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कि अमीनो एसिड की चेन। ग्लाइकन मतलब कि नैग और नैब का पॉलीमराइजेशन, मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकन में अमीनो एसिड भी पाया जाएगा और नैग और नैब भी पाया जाएगा। तो हम क्या करते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाने के लिए नैग और नैब को अरेंज करते हैं, अल्टरनेटली अरेंज करते हैं, एक के बाद एक। और जो नैम होता है, नैम के साथ 4 अमीनो एसिड भी होता है, 4 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड भी होता है। अब वो अमीनो एसिड आपस में क्रॉस लिंकिंग कर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो वॉल होती है उसको स्ट्रेंथन अप करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या है? दो नैग और नैम के बीच में जो कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। और जो क्रॉस लिंकिंग होती है
वो जो क्रॉस लिंकिंग करती है वो कौन करती है, अमीनो एसिड ही का चेन ही करता है। पेप्टाइडोग्लाइकन को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, अमीनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। नोट की बात करें तो पेनिसिलिन क्या करती है, इसी क्रॉस लिंकिंग को बनने नहीं देती। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा तो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन को फटने से बचा नहीं सकता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो पेनिसिलिन इस तरीके से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। अब हम करते थोड़ी सी रफ वर्क की बात करेंगे, छोड़ो रफ वर्क हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं आगे। तो लाइजोजाम जो कि हमारे टीयर मतलब कि आंसू में होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। कैसे, वो जो नैग और नैम के बीच में जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, उसी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को बनने नहीं देता, मतलब कि बैक्टीरिया के सेल को वॉल को लाइजोजाइम डाइजेस्ट कर देता है। इस तरीके से हमें ये बचाता है। और अब अगर हम बात करें, सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा को किल नहीं कर सकती, क्योंकि पेनिसिलिन का काम होता है सेल वॉल को डाइजेस्ट करना, सेल वॉल को वीक करना, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल तो होती ही नहीं है, तो वो माइकोप्लाज्मा को मार कैसे सकती है। फिर बैक्टीरिया की बात करें तो सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, लेकिन आर्की जो बैक्टीरिया होता है, जो जिसको बहुत ज़्यादा जो एडवर्स कंडीशन में रह सकती है, वो बैक्टीरिया जो पुरानी बैक्टीरिया है, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता, किसी और प्रकार के केमिकल का बना होता है। अब हमने मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर लिया, सेल वॉल के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप को 3 लेयर मिलकर बनाती है, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब कार्बोहाइड्रेट केमिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल वॉल केमिकली पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है, मतलब कि लिपिड से बना होता है। मतलब कि ये जो तीनों की तीनों लेयर होती है सेल एनवेलप की, वो केमिकली डिफरेंट होती है, लेकिन तीनों की तीनों लेयर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 2 बेसिस पे, एक तो शेप की बेसिस पे, एक थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं, तो जो गोल सर्कल बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं कोकस। रोड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं। कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं। और जो सांप जैसा होता है जिसके दोनों एंड पे पुच्छी भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीरिलियम। और दूसरी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, तो 2 तरह के बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरिया में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ही डिफरेंस है, एक का सेल वॉल थिक है, एक का सेल वॉल थिन है। जिनका सेल वॉल थिक होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि उसके अंदर जब हम स्टेनिंग करते हैं तो वो स्टेन को रिमूव नहीं कर पाता, स्टेन उसी के अंदर फंस के रह जाता है। लेकिन जिसका सेल वॉल थिन होता है, स्टेन जो होता है ना, कलर बाहर आ जाता है। ये बैक्टीरिया स्टेन को रिमूव कर सकती है। सेल वॉल की थिकनेस को ही NCERT में सेल एनवेलप का थिकनेस कहा है। उसके बाद हम आते हैं स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर कलर करते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर हमें विजिबल हो। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, उसको आसानी से हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि उसका कलर जो होता है वो मीडियम बैकग्राउंड के कलर के जैसा ही होता है, इसलिए वो हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ पाता। इसलिए हम बैक्टीरिया को बिना
माइटोकॉन्ड्रिया को बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते हैं। अब आते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसको किसने डेवलप किया था, क्रिस्टन ग्राम ने डेवलप किया था, ताकि हम मतलब कि बैक्टीरिया को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देख सके। उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास स्लैब लिया था, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को अरेंज करके रख दिया। उसके बाद हमने क्रिस्टल वॉयलेट कलर का मतलब कि स्टेन बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया था। सभी बैक्टीरिया ने उस स्टेन को ऑब्जॉर्व कर लिया और सभी बैक्टीरिया किस कलर के बन गए, पर्पल कलर के बन गए। उसके बाद उन्होंने डी स्टेनिंग की स्टेन को रिमूव कर दिया। तो कुछ बैक्टीरिया जो थे जिन्होंने स्टेन को लूज कर दिया, कुछ थे जिन्होंने स्टेन को रिटेन करके रखा। जिन्होंने रिटेन करके रखा उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने लूज कर दिया उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसका सेल वॉल थिक होता है और उसमें पोरिन और जो कि एक स्पेशल प्रकार का छेद होता है वो एब्सेंट होता है। पिलाई भी एब्सेंट होता है। मीजोसोम्स काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, हाईली डेवलप्ड होता है। मीजोसोम्स सरफेस एरिया को इंक्रीज भी करता है। ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल है फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस एंड माइकोबैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसका सेल वॉल थिन होता है, पोरिन और पिलाई प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स लेस डेवलप्ड होता है और इसका एग्जांपल है इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। इकोलाई, माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल होता ही नहीं है, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। सो अब पहला लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अब कल हम दूसरे लेक्चर के बारे में रिवीजन करेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। ओके, बाय बाय।